स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी के एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। हमारा लास्ट चैप्टर है इसकी बुक का, और साथ ही हमारा चूँकि लास्ट चैप्टर है तो लास्ट एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करेंगे आज। एक्सरसाइज में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 MCQs, मैंने यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। 12 मैं अगेन आपको बता दूँ, 12 मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि पेपर में MCQs के जो कंट्रीब्यूशन है वो कितने हैं, वो 12 मार्क्स से MCQs आते होते हैं। फिर मैंने ये भी कहा था कि अक्सर MCQs एक्सरसाइज से आते हैं, हो सकता है कि हमारे पास कुछ अंदर से आ जाएं, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी बात हमेशा सही रहेगी, क्योंकि आजकल जो पेपर होते हैं अनएक्सपेक्टेड बन के आते हैं। ठीक, हो सकता है कि 12 के 12 MCQs अंदर से भी बन के आ जाएं, हो सकता है कि 12 के 12 आपके पास एक्सरसाइज से भी बन के आ जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आधे एक्सरसाइज से आधे अंदर चैप्टर से उठा लें। सो हम प्रोसीड करते हैं। हमारे पास पहला जो MCQs है, मेटल कैन फॉर्म आयंस कैरिंग चार्जेस, मतलब मेटल आयंस बनाते हैं। किस किस्म के आयंस बनाते हैं? तो यूनिपॉजिटिव, ऐसा आयन जिसके ऊपर यूनिपॉजिटिव, सपोज करें आपके पास सोडियम है, ये यूनिपॉजिटिव बनाता है, +1 इसके पार चार्ज आता है। ठीक हो गया। यूनिपॉजिटिव मीन्स, यूनि मीन्स 1, पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव। इसके बाद हमारे पास डाई पॉजिटिव, हमारे पास मैग्नीशियम जो है ये क्या चीज़ बनाता है, ये डाई पॉजिटिव बनाता है। डाई मीन्स 2 एंड पॉजिटिव पॉजिटिव। एंड अगेन आपके पास ट्राई पॉजिटिव, एल्यूमिनियम जो है हमेशा ये हमारे पास क्या करता है, ये भी मेटल है और ये ट्राई पॉजिटिव चार्ज बनाता है। सो मेटल्स कौन सा इसमें चार्ज बनाते हैं? मेरे ख्याल में तीनों बनाते हैं, सोडियम यूनि पॉजिटिव भी, डाई पॉजिटिव भी और ट्राई पॉजिटिव भी। डी ऑप्शन हमारे पास क्या चीज़ है, ऑल ऑफ देम। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा पहले MCQs में, ऑल ऑफ देम। डी का जो हमारे पास ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड MCQs, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न्स विद अ ब्रिक रेड फ्लेम, कौन सा मेटल है जो कि बर्न हो जाता है और हमारे पास फ्लेम कौन सा प्रोड्यूस करता है, ब्रिक रेड फ्लेम। तो पहला हमारे पास ऑप्शन है सोडियम का, सेकंड ऑप्शन है मैग्नीशियम का, सी ऑप्शन है आयरन का और डी ऑप्शन है कैल्शियम का। इसमें भी हमारे पास डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब आप मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो ये ब्रिक रेड फ्लेम देता होता है। MCQs नंबर 3, सोडियम इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल बट इट डजंट रिएक्ट विद, पहला हमारे पास जो ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ सोडियम रिएक्शन नहीं करता। ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास है सल्फर, डी ऑप्शन है फॉस्फोरस। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारे पास है, सोडियम जितना मर्जी रिएक्टिव है ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता होता। MCQs नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल, कौन सा सबसे ज़्यादा हल्का मेटल है? पहला ऑप्शन हमारे पास है कैल्शियम, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम, सी ऑप्शन है लिथियम और डी ऑप्शन हमारे पास है सोडियम। तो सबसे हल्का लाइटेस्ट मेटल जो है वो कौन सा है, वो लिथियम है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है MCQs नंबर 4 में, सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 5, प्योर अल्कली मेटल्स कैन बी कट सिंपली बाई नाइफ, प्योर अल्कली मेटल जो है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इंडस्ट्री में इसलिए इसको यूज़ भी नहीं किया जाता, जब भी यूज़ किया जाता है अलॉय बना के यूज़ किया जाता है। सो ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसको चाकू या नाइफ के साथ काटा जा सकता है, लेकिन बट आयरन कांट, लेकिन आयरन को हम नहीं काट सकते इसके साथ, बिकॉज ऑफ अल्कली मेटल्स हैव, क्योंकि अल्कली मेटल्स में क्या होता है, पहला जो हमारे पास ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, बी ऑप्शन है वीक मेटालिक बॉन्डिंग, सी ऑप्शन है नॉन मेटालिक बॉन्डिंग, डी ऑप्शन है मॉडरेट मेटालिक बॉन्डिंग। सो वीक मेटालिक बॉन्डिंग होती है इसमें। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है MCQs नंबर 5 में, वीक मेटालिक बॉन्डिंग, बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस मेलिएबल, मेलिएबल, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के बारे में हमने बात की थी। मेलिएबिलिटी किसको कहते हैं, किसी भी मेटल को जब आप शीट्स में ड्रॉ कर सकें, मतलब किसी भी मेटल से जब आप शीट बना सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी कहते हैं। और आप किसी मेटल से जब वायर्स बनाते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। सो इसमें से लेस मेलिएबल कौन सा है? लेस मेलिएबल ऑप्शन हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए सोडियम है, बी ऑप्शन आयरन है, सी ऑप्शन गोल्ड का है, डी ऑप्शन सिल्वर का है। सो सोडियम जो है ये लेस मेलिएबल है और करेक्ट ऑप्शन क्या है MCQs नंबर 6 में, ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 7, मेटल्स लूज दियर इलेक्ट्रॉन्स इजीली बिकॉज, मेटल्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते हैं किसकी वजह से, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बी ऑप्शन दे हैव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सी ऑप्शन हमारे पास दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, सॉरी ए ऑप्शन हमारे पास था दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव।
बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सी ऑप्शन दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और डी ऑप्शन गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन है। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हमेशा बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन करते होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रिटल? ब्रिटल मीन्स जो कि इजीली ब्रेक हो सकता है। तो कौन सा हमारे पास ब्रिटल है? पहला ऑप्शन सोडियम, दूसरा ऑप्शन एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन सेलेनियम, डी ऑप्शन मैग्नीशियम। सो सेलेनियम जो है ये हमारे पास क्या चीज़ होता है? ये ब्रिटल होता है और इसको इजीली ब्रेक किया जा सकता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या चीज़ है इसमें? सी करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस? जब हम नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे हमने एक बात की थी कि नॉन मेटल जो होते हैं हमारे पास ये शाइनी नहीं होते, डल होते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि लस्ट्रस होता है, मेटल्स की तरह ये शाइनी होता है, और वो कौन था? वो आयोडीन था। सो हम यहाँ पे देखते हैं आयोडीन का ऑप्शन है या नहीं है। सो पहला ऑप्शन हमारा है सल्फर, बी ऑप्शन हमारे पास है फॉस्फोरस, सी ऑप्शन आयोडीन गिवन है और डी ऑप्शन हमारे पास कार्बन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन मीन्स के आयोडीन जो है ये क्या होता है? लस्ट्रस होता है, शाइनी। एमसीक्यूज नंबर 10, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। बात ऑलरेडी हो चुकी है। बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रीमली हार्ड? लेकिन इसमें से एक मेटल ऐसा है जो कि एक्सट्रीमली हार्ड होता है, और ये हम बात कर चुके हैं कि डायमंड जो होता है इसको कहते हैं सुपर जाइंट मॉलिक्यूल। इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा होते हैं, दैट्स वाई ये क्या चीज़ होता है? एक्सट्रीमली हार्ड होता है। सो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में क्या गिवन है। पहला हमारे पास जो ऑप्शन है ग्रेफाइट का है, बी ऑप्शन हमारे पास है फॉस्फोरस का, सी ऑप्शन आयोडीन का, डी ऑप्शन डायमंड का। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन डायमंड का। लास्ट एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl? कौन जो है डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता? पहला ऑप्शन सोडियम, बी ऑप्शन पोटाशियम, सी ऑप्शन कैल्शियम एंड डी ऑप्शन कार्बन। कार्बन जो है ये कभी भी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता होता। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आ गया? डी ऑप्शन आ गया। स्टूडेंट्स हमारा पहला क्वेश्चन MCQs का सॉल्व हो गया। इस चैप्टर के लास्ट चैप्टर जो हमारे पास है केमिकल रिएक्टिविटी, इसमें 11 MCQs गिवन है। हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन का, उसको हम प्रोसीड करने जाते हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व करने पेपर में आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस का कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन है 32 मार्क्स का। ठीक है, 16 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने होते हैं और ये 16 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 3 पोर्शंस में गिवन होते हैं। 3 पोर्शंस होते हैं। पहले पोर्शन में आपने 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है आउट ऑफ 9। दूसरे पोर्शन में आपने 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है आउट ऑफ 8 क्वेश्चन। तीसरे पोर्शन में आपने 5 क्वेश्चन का सॉल्व करना होता है आउट ऑफ 8 क्वेश्चन। सो टोटल 16 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और 16 शॉर्ट क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं? 32 मार्क्स होते हैं। ठीक, सो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है इस चैप्टर इस एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? वाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा फिर भी आपको व्यू देता हूँ कि इलेक्ट्रो हमारे पास क्या पूछ रहे हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो है डाउन द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज होती है, इसकी वजह क्या है? देखें, सपोज करें हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है, इसमें अब जब डाउनवर्ड आप जाते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। रिएक्टिविटी इंक्रीज क्यों होती है? ज़रा देखें, डाउन द ग्रुप हमारे पास जब हम जाते हैं क्या चीज़ हो रहा है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, साथ साथ हमारे पास एटम का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज हो रहा है। जब एटम का साइज इंक्रीज होता है मतलब क्या हो गया कि आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या चीज़ होता है? एन मैंने लिखा है न्यूक्लियर चार्ज के लिए। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज जब डिक्रीज होता है आपके पास शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। मीन्स के न्यूक्लियस का बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। सो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। मीन्स के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंतहाई आसानी से लूज होता है। जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंतहाई आसानी से लूज होगा तो वो एटम उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। बात क्लियर हो गई? सिंपल रीज़न
टॉप टू द बॉटम जाते हुए एटम का साइज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंतहाई आसानी से रिमूव हो सकता है। जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंतहाई आसानी से रिमूव होगा वो एटम उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, या आपने खुद देख लेना है कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, व्हाई नाइट्रोजन फॉर्म कंपाउंड्स विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डायरेक्टली। नाइट्रोजन अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ, मतलब कि ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट के साथ डायरेक्टली कंपाउंड क्यों बनाता है? इसकी वजह यह है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और नाइट्रोजन, इन दोनों को जब हम हीट करते हैं तो स्टेबल नाइट्राइड्स बना लेते हैं, इसलिए हमारे पास नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 2 या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ डायरेक्टली कंपाउंड बनाता है। सपोज आपके पास 3 मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपके पास, और आप इसमें जब नाइट्रोजन, इन दोनों को जब आप हीट करेंगे तो आपके पास मैग्नीशियम Mg3 और आपके पास आपके पास बन जाएगा। ठीक है जी, हाँ एक सेकंड हम देख लेते हैं इसको। पेज नंबर 143 पे हमारा ये रिएक्शन हुआ था, जो कि हमने टेबल को सॉल्व किया था। उस टेबल के अंदर है कि हम देख रहे थे क्या कहते हैं। उस टेबल में हमारे पास ये पॉइंट नंबर 7 गिवन है कि अल्कली मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, और यहाँ पे वही बात हो रही है कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम को जब आप मैग्नीशियम बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 2 से, तो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स और मैग्नीशियम को जब आप हीट करते हैं तो ये स्टेबल क्या चीज़ बना लेते हैं, नाइट्राइड बना लेते हैं। हमारे पास 3 मैग्नीशियम है और साथ हमारे पास नाइट्रोजन, जब आप कंबाइन करेंगे क्या चीज़ बन जाएगा, मैग्नीशियम Mg3, साथ आपके पास N2 बन जाएगा। ठीक, हमारा नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ हायर देन दैट द फर्स्ट वन। इसके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं, मैं फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर कर देता हूँ। सपोज हमारे पास ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है Cl2 के साथ, ये आपके पास एक क्लोरीन है, ये आपके पास दूसरा क्लोरीन है। अब एक इलेक्ट्रॉन जब मैग्नीशियम इस क्लोरीन को डोनेट कर देता है, पीछे क्या रह गया, पीछे आपके पास इलेक्ट्रॉन रह गया। हमने ये बात की है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल होते हैं, किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। अब जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही है, तो अब ये क्या काम करेंगे कि हमारे पास जो न्यूक्लियस, ये जो प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे, सपोज करें ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। अब क्या काम हो गया, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है, पीछे क्या रह गया, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन का जो डोनेट हो गया, न्यूक्लियस उसका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, ये बाकी इलेक्ट्रॉन पे कन्वर्ट कर लेगा, डाइवर्ज कर लेगा। बात क्लियर हो गई। मीन्स कि आप कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पे अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डबल हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको एज कंपेयर टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक, इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स। 2A एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीजन कैसे रिएक्शन करता होता है। नॉर्मली जो ग्रुप 2 या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये ऑक्सीजन की तरफ लेस रिएक्टिव हैं, लेकिन फिर भी जब इनको हीट किया जाता है ये दोनों क्या चीज़ बनाते हैं, ये ऑक्साइड्स बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका हमारे पास पेज नंबर 143 और स्टेप नंबर 4 जो है, आई थिंक हाँ स्टेप नंबर 4 है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये टेबल हमने डिटेल से सॉल्व किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। हमारे पास ये टॉपिक था इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का, और आई थिंक पेज नंबर 140 पे ये टॉपिक है, उसका बिल्कुल एंड वाला पैराग्राफ है, और ये हम बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन है, क्या होता है उसमें। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड।
लेफ्ट टू द राइट पीरियड में जाते हुए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज क्यों होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या चीज़ होती है। कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं या फिर मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं, ठीक। लेकिन ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पीरियड में लेफ्ट टू द राइट जाते हुए डिक्रीज क्यों होती है, उसके रीज़न ये है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके रीज़न ये है कि लेफ्ट टू द राइट जाते हुए आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। ये बात आपने नोट करनी है। लेफ्ट टू द राइट किसी भी पीरियड में जब आप जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स कांस्टेंट, वो इंक्रीज नहीं होते, लेकिन नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। हमने ये बात बारहा दफ़ा कर चुके हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इंक्रीज हो रहे हैं मीन्स के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जितने इंक्रीज होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होती जाएगी। जब प्रोटॉन्स कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, शेल्स में होते हैं। जब दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी एटम का साइज क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। एटम का साइज रिड्यूस होता जाएगा, न्यूक्लियस का अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। अब जब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट इंतहाई कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंतहाई ज़्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने का क्या मतलब है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ नहीं होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हमारे पास क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड अपॉन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने अभी ये जो प्रीवियस बात हमने की है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पीरियड में डिक्रीज क्यों होती है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैसे डिपेंड करता है एटम के साइज पे और न्यूक्लियर चार्ज पे, ये भी हमने बात की है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, वाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली अर्थ मेटल्स आर हायर देन अल्कली मेटल्स। अल्कली अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मीन्स कि ग्रुप नंबर 2 की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स से ज़्यादा क्यों है। ग्रुप नंबर 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, 1 को अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, 1 की क्या होती है, कम होती है। उसकी भी रीज़न हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सपोज़ आपके पास सोडियम है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। सपोज आपके पास मैग्नीशियम है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इस इलेक्ट्रॉन को आपने क्या कर दिया है, इजीली आपने रिमूव कर दिया है। ग्रुप 1 के मेटल्स ने हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स ने हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया, आपने आयनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करके 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करवा दिया, बात क्लियर। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने होते हैं, आपको पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब जब आप पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करवाते हैं, न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन का भी इस पे डाइवर्ज करेगा। आप कह सकते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का क्या हो गया, डबल हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको पहले इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। सो ये एक आपके पास सिंपल रीज़न है कि ग्रुप 2 की हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1 या अल्कली मेटल्स। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, सिल्वर एंड गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव क्यों होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि सिल्वर और गोल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ नहीं करते होते हैं। आसानी से लूज़ नहीं करेंगे, लीस्ट रिएक्टिव होंगे, किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, कैन प्योर गोल्ड बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, इफ़ नॉट वाई। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, गोल्ड को, प्योर गोल्ड को ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। मैं कहता हूँ नहीं यूज़ किया जाता। आगे कहते हैं इफ़ नॉट, अगर नहीं तो क्यों। क्यों का आंसर भी आपने देना है। वो इसलिए कि प्योर गोल्ड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ये अपने शेप को मेंटेन नहीं रख सकता, इसलिए हमेशा ये जब ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है अलॉय की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, कॉपर के साथ या सिल्वर या किसी भी मेटल के साथ, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई इज़ कॉपर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स।
इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए कॉपर मेटल को क्यों यूज़ किया जाता है? वो इसलिए क्योंकि कॉपर जो है ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत मतलब बेस्ट तरीके से कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ वेरिएशन इन डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल्स? अल्कली मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो किस में पूछ रहे हैं हमारे पास? ट्रेंड ऑफ वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल्स। ट्रेंड पूछ रहे हैं कि हमारे पास ये पीरियड में या ग्रुप में कैसे इसका ट्रेंड क्या है। तो ग्रुप में हम बात करते हैं कि जब हम टॉप टू द बॉटम जाते हैं अल्कली मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। आप देखें डेंसिटी हमारे पास क्या चीज़ है? डेंसिटी आपके पास है मास पर वॉल्यूम, ठीक। जब हम टॉप टू द बॉटम जाते हैं ग्रुप में तो डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। उसकी रीज़न क्या है? टॉप टू द बॉटम जाते हुए एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, मतलब कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। जब आपके पास एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, एटम का साइज जब इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली हमारे पास एटम का मास भी इंक्रीज होगा। जब साइज इंक्रीज होगा तो वो स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम भी हमारे पास इंक्रीज होगा, मास भी इंक्रीज होगा। तो डेंसिटी हमारे पास टॉप टू द बॉटम जाते हुए क्या होती जाएगी? इंक्रीज से इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई इज़ मैग्नीशियम हार्डर देन सोडियम? मैग्नीशियम सोडियम से ज़्यादा हार्डर क्यों है? इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे खुद देना है, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये आपका होमवर्क है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जो कि मैंने कहा था कि ये काम आपने खुद करना है, वाई इज़ मैग्नीशियम हार्डर देन सोडियम? मैग्नीशियम सोडियम से ज़्यादा हार्ड क्यों है? थोड़े से ट्रिक मैं भी बता देता हूँ, थोड़ा सा क्लू मैं बता देता हूँ। मैग्नीशियम सोडियम से हार्डर इसलिए है क्योंकि मैग्नीशियम बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 2 से, सोडियम बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 1 से। ग्रुप नंबर 2 से जब सोडियम बिलोंग करेगा, मैग्नीशियम जब बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 2 से, मैग्नीशियम का साइज़ क्या होता है? स्मॉल साइज़ होता है। स्मॉल साइज़ होने की वजह से मैग्नीशियम में मेटालिक बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। सो ये सिंपल एक रीज़न है कि मैग्नीशियम सोडियम से क्या होता है? ज़्यादा हार्ड होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वाई इज़ कैल्शियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन मैग्नीशियम? कैल्शियम मैग्नीशियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है? दोनों बिलोंग करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल से, मीन्स के ग्रुप नंबर 2 से, लेकिन कैल्शियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मैग्नीशियम से। क्यों? मैग्नीशियम हमारे पास ऊपर मौजूद है, कैल्शियम क्या है? मैग्नीशियम के नीचे आता है। तो टॉप टू द बॉटम जाते हुए एटॉमिक साइज़ क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज़ के इंक्रीज़ होने से न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? डिक्रीज़ होता जाता है। मीन्स के शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ईजीली रिमूव हो सकते हैं। सो इसलिए हमारे पास कैल्शियम जो है क्या चीज़ है? मैग्नीशियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि कैल्शियम का साइज़ एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम ज़्यादा है। और यहाँ पे जो न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे इंतहाई कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम। कैल्शियम अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ईजीली डोनेट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो हमने ऑलरेडी बात की है कि जो एटम जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज डोनेट कर सकता है वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम लेस देन मैग्नीशियम? इस क्वेश्चन का आंसर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तकरीबन क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 17 जो है तकरीबन सेम आंसर है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम मोर देन पोटाशियम? सोडियम और पोटाशियम दोनों अल्कली मेटल्स मीन्स के ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हैं, लेकिन पोटाशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है, अगेन वही बात हो रही है, हमारे पास जब दोनों ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हैं, सोडियम हमारे पास और हमारे पास पोटाशियम जो है ये कहाँ पे मौजूद होता है? नीचे होता है सोडियम से। टॉप टू द बॉटम जाते हुए क्या चीज़ होती है हमारे पास? एटम का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। एटम का साइज़ इंक्रीज़ होगा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे क्या होता जाएगा?
डिक्रीज होता जाएगा। जब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे डिक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। बात क्लियर हो गई। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, उसको भी आज हमने डिस्कस करना है। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पेपर में जो आपकी कंट्रीब्यूशन है 16 मार्क्स के होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, 2 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं और 2 क्वेश्चंस में से आपको ए और बी दोनों पार्ट्स भी गिवन होते हैं। ठीक, हमारा इस एक्सरसाइज इस चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन है लॉन्ग क्वेश्चन का, वैसे हमने चैप्टर बहुत डिटेल से स्टडी किया हुआ है, बहुत डिटेल से हमने सारे लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व भी किए हुए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको पेज नंबर थोड़ा सा आइडिया बताता जाता हूँ। ठीक, पहला जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के प्रॉपर्टीज को आपने कंपेयर भी करना है और दोनों में आपने कंट्रास्ट भी ढूंढना है, कंट्रास्ट भी फाइंड करना है, मींस के दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स पेज नंबर 143 पे हमने जो टेबल किया था कंपैरिजन ऑफ केमिकल रिएक्शंस अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो सारा इसी का आंसर है। अच्छा, मैंने ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन देखे, तकरीबन हमारे 4-5 क्वेश्चन के जो आंसर हैं लॉन्ग क्वेश्चन के वो आपको 143 पे जो टेबल है उसी के अंदर से मिलेंगे। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द इनर कैरेक्टर ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। पेज नंबर 144 पे बिल्कुल लास्ट वाला पैराग्राफ जो है सिल्वर वाला, वो इसका आंसर है। उसके बाद पेज नंबर 145 पे जब आप चले जाएंगे उस पे आपको किसका मिल जाएगा, आपको गोल्ड का भी आंसर मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, वाई आर कैटाइन्स स्मॉलर एंड एनाइंस आर बिगर इन साइज देन देयर रिस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम्स। ये हमारा थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको ज़रा समझें। हमारे पास सोडियम है, सपोज करते हैं हम, ठीक है, सपोज सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये पेरेंट एटम है। जब ये अपना आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सोडियम के ऊपर क्या चीज़ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। बात क्लियर हो गई। इसी तरह अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास फ्लोरीन है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात क्लियर। जब ये फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेनिंग से कौन सा चार्ज आ जाता है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज आता है। और ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम के साइज से छोटा क्यों होता है और एनायन का साइज अपने पेरेंट एटम के साइज से बड़ा क्यों होता है। दोनों टेक्निकल क्वेश्चन है, वो हमने डिस्कस करने हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैटायन की बात करते हैं। कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम के साइज से छोटा क्यों होता है। उसकी रीज़न ये है कि चूंकि हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, मीन्स के 11 प्रोटॉन्स हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। 11 प्रोटॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास केस होता है किसमें, पेरेंट एटम में। 11 पॉजिटिव चार्जेस हैं, 11 नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक, अब काम क्या होता है, जब हमारे पास सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। अब क्या चीज़ हो जाएगा, प्रोटॉन्स तो हमारे पास वही हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जब 1 डोनेट हो जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब होता क्या है कि पहले 11 प्रोटॉन्स थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास सब में सेम होती थी। अब चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद हैं, तो न्यूक्लियस वो जो इलेक्ट्रॉन चला गया उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर लेता है, ये बाकी 10 इलेक्ट्रॉन्स पे कन्वर्ज कर लेता है। बाकी 10 इलेक्ट्रॉन्स पे ये पहले वो जो इलेक्ट्रॉन लूज हो गया उस इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन 10 इलेक्ट्रॉन्स पे कन्वर्ट कर लेता है। अब चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से ज़्यादा हो गई है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ज़्यादा होगी तो एटम का साइज ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो ये सिंपल हमारे पास आंसर है कि कैटायन का पेरेंट एटम से साइज स्मॉल क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास ये एक सिंपल रीज़न है। और सोडियम एटम का जो साइज़ होता है पेरेंट एटम का वो होता है 186 पिकोमीटर और इसके कैटायन का साइज़ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसका साइज़ हो जाता है 102
पिकोमीटर। ठीक हो गई बात। इसी तरह हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन पेरेंट एटम है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग के रिजल्ट में होता क्या है कि फ्लोरीन में फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक नंबर जितना भी हमारे पास है, एटॉमिक नंबर आई थिंक इसका है 9 प्रोटॉन्स हैं, 9 हमारे पास क्या चीज़ हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात क्लियर हो गई। जब ये 9 प्रोटॉन्स हैं, 9 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगा, 9 प्रोटॉन्स हो जाएंगे और साथ हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या काम होता है, यहाँ पे होता ये है कि जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में ऐड हो जाएगा, पहला कॉन्सेप्ट तो हमारे पास ये होगा कि न्यूक्लियस को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाएगा। वो कम क्यों होगा, देखें पहले कितना था, 9 प्रोटॉन्स, 9 इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे थे, अब 10वां इलेक्ट्रॉन भी आ गया। अब ये जो प्रोटॉन्स हैं ये सब इलेक्ट्रॉन्स से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं, क्योंकि उसने 10वें इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना होता है। अब सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। लूज होने के रिजल्ट में एटम का साइज हमारे पास क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। एटम का साइज हमारे पास थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। सो फ्लोरीन पेरेंट एटम का हमारे पास जो साइज होता है वो होता है 71 पिकोमीटर, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसका साइज इंक्रीज हो जाता है और इसका साइज हमारे पास बन जाता है N9 का 136 पिकोमीटर। ठीक हो गया। ये हमारे पास टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, डिस्कस वाई हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ अ मेटल डिपेंड्स अपॉन इट्स मेटेलिक बॉन्डिंग। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे पास सॉफ्टनेस या हार्डनेस मेटेलिक बॉन्डिंग पे डिपेंड कैसे करता है, क्यों करता है। अगर हमारे पास मेटेलिक बॉन्डिंग क्या हो, वीक हो, तो जाहिर सी बात है कि वो मेटल भी क्या चीज़ होगा, सॉफ्ट होगा। और ऐसा मेटल जिसमें मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो वो जाहिर सी बात है वो क्या चीज़ होगा, वो हार्ड होगा। बात ठीक हो गई है। और मेटेलिक बॉन्डिंग वीक या स्ट्रांग कब होती है, सपोज़ मेरे पास सोडियम मेटल्स हैं, सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल के एटम्स में जो स्पेस होती है वो स्पेस ज़्यादा होती है। सपोज़ करिए आपके पास एक सोडियम मेटल का एक टुकड़ा है और ये सारे आपके पास एटम्स हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो स्पेस है, ये स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। स्पेस ज़्यादा होगा तो मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होगी, वीक होगी, और मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होगी तो हमारे पास ये क्या होता जाएगा, ये सॉफ्ट होगा। ठीक है। इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का साइज़ चूँकि हमारे पास बहुत ही स्मॉल होता है, मैग्नीशियम का साइज़ स्मॉल होता है, एटम के बीच में स्पेस कम तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो हमारे पास मैग्नीशियम क्या होगा, हार्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद H2O, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कहा था कि पेज नंबर 143 पे जो हमने टेबल को डिस्कस किया हुआ है उसी के अंदर आपको इसी का आंसर भी मिलेगा और उसके अपने पॉइंट्स को देखने हैं। तकरीबन तीसरा जो हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन विद वाटर। इसके बाद 4 वाला भी आपने देखना है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन है। 5 वाला भी आपके पास है, रिएक्शन विद हेलोजेंस है। और 6 वाला भी आपने देखना है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन है। ये आपने देख रहे हैं, वहाँ से इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट आर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को भी हमने बताना है और इसके यूजेस भी हमने बताने हैं। सो स्टूडेंट्स, यूजेस आपने देख लेने पेज नंबर 144 से। क्या इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आपको चंद एक बता देता हूँ। कैल्शियम का जो कलर होता है वो होता है सिल्वरी वाइट कलर होता है। ये पहली फ़िज़िकल प्रॉपर्टी हो गई, आपने याद रखनी है। सिल्वरी वाइट कलर होता है इसका, ये पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये फेयरली हार्ड होता है, ये दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी। तीसरी जो हमारे पास है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी है, तीसरी। चौथी जो प्रॉपर्टी है, कैल्शियम मैलिएबल भी है, ये आपके पास चौथी प्रॉपर्टी हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, आई थिंक इसका बॉइलिंग पॉइंट है 851 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है तकरीबन 1484। बात क्लियर हो गई। ये मैंने चंद एक आप, इसके अलावा इसके जो फ्लेम का कलर होता है वो रेड ब्रिक फ्लेम का कलर होता है, ठीक है। ये आपको मैंने 5-6 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं और यूजेस आपने पेज नंबर 144 से देख लेने। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या चीज़ है,
राइट डाउन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज लिखने हैं किसके, नॉन मेटल्स के। पेज नंबर 143 वही टेबल देखना है, वहाँ से सिर्फ आपने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज लिखनी है, वो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसका आंसर हमारे पास मौजूद है पेज नंबर आई थिंक ये है 142 पे है मेरे ख्याल में, या फिर एक मिनट मैं देख लेता हूँ जी। पेज नंबर 142 पे इसका आंसर दिया हुआ है कि हमने अल्कली मेटल्स और अल्काइन अर्थ मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे कंपेयर किया गया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इसके बाद जो गिव द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नीशियम एंड इट्स यूजेस। मैग्नीशियम के केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपने लिखने हैं और इसके यूजेस भी आपने लिखने हैं। यूजेस मैं आपको बता देता हूँ, 144 पेज पे इसके यूजेस गिवन है। और इसी तरह इसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस भी पेज नंबर 143 पे जो टेबल हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ, तकरीबन 30 मिनट्स या 35 मिनट्स का लेक्चर हमारा है सिर्फ उसी टेबल के ऊपर। उसी टेबल के ऊपर आपको मैग्नीशियम के केमिकल रिएक्शंस भी मिल जाएंगे और उस केमिकल रिएक्शंस आपने देखने, स्टेप नंबर 3 देखना है आपने, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 7, ये 3 स्टेप आपने वहाँ से देखने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट अ कम्प्रीहेंसिव नोट ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। पेज नंबर 140 पे हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद पे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हमारा एक टॉपिक था पेज नंबर 140 पे ही, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। वही हमारा जो टॉपिक है पेज नंबर 140 का, हमारा बहुत डिटेल पे लेक्चर भी हो चुका है इस बात पे। तो वही जो है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। सो स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर, लास्ट एक्सरसाइज हमारा सॉल्व हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारी बुक भी कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू किया था। उसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन था MCQs, वो हमने कर लिया है। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व करने हैं। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और 32 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। हमने हर एक्सरसाइज में इस बारे में ये बात की है कि शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके पेपर का। आपने 16 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 16 के मार्क्स बनते हैं 32। सो हम प्रोसीड करते हैं। पहला जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, गिव एन एग्जांपल। जो हम कर चुके हैं और जो हमारे पास इजी है उसके हम दोबारा आंसर नहीं करेंगे, जस्ट मैं आपको पेज नंबर बताऊंगा और आपने लेक्चर सुनना है और देखना भी है, ठीक। सो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके पास 115 पेज पे मौजूद है, एग्जाम्पल भी मौजूद है और हमारा डिटेल से लेक्चर भी इस बात पे हो चुका है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में आपने डिफाइन करना है, साथ आपने एग्जाम्पल भी देने। सो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास पेज नंबर 114 और 115 पे मौजूद है, वो आप लोगों ने देख लेने डिटेल से और आपने साथ लेक्चर को भी गौर से सुनना है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में फ़र्क क्या है, बेसिक में 2-3 फ़र्क बता देता हूँ आपको। वैलेंसी जो हमारे पास होती है, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। सपोज आपके पास कोई भी एलिमेंट है, वो किसी और के साथ किस कैपेसिटी से कंबाइन हो रहा है। आप सपोज कर लें सोडियम है, सोडियम क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोरीन के साथ कैसे कंबाइन होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की डोनेशन की जो कैपेसिटी है, क्या चीज़ को हम वैलेंसी कहते हैं। बात क्लियर हो गई। ये आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि कोई भी एटम जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना रहा है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। सो सोडियम कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है। क्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है। ये हमारे पास क्या चीज़ है, इसकी सिंपल वैलेंसी है। जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चीज़ है, ये किसी भी एटम के ऊपर अपेरेंट चार्ज जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के टॉपिक में डिटेल में ये बात की थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वैलेंसी का आइडिया होना चाहिए, उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का भी अंदाज़ा हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हमने वैलेंसी से बनाना होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1 है और चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये बॉन्ड बनाया हुआ है तो डोनेशन से कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। वैलेंसी 1, साथ आप साइन लगा दें, वो ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह क्लोरीन 1 बॉन्ड बना रहा है, वैलेंसी कितनी है, 1 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बना रहा है, सो साइन नेगेटिव लग जाएगा। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक। सेकंड जो हमारे पास डिफरेंस है
जब आपने वैलेंसी को मेंशन करना होता है उसमें जो साइन होता है वो पहले आप नंबर लिखते हैं उसके बाद साइन लगाते हैं, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले आपने साइन लगाना है फिर आपने नंबर लिखना है। बात क्लियर होगी? ये आपके पास दो बेसिक डिफरेंसेस हैं, इसको आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, इसका भी हमारे पास डिटेल में लेक्चर तैयार हो चुका है और पेज नंबर 118 पे इसका आंसर मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में फ़र्क बताएं, पेज नंबर 121 पे इसका आंसर मौजूद है और डिटेल से हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में बात हो चुकी है, बहुत डिटेल से लेक्चर हमारे मौजूद है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन ऑन स्टील कैरिड आउट, स्टील के ऊपर टिन के इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है, इसकी भी हमारे पास डिटेल में बात हो चुकी है और आंसर आपके पास मौजूद है पेज नंबर 132 पे। नेक्स्ट, वाई इज स्टील प्लेटेड विद निकल बिफोर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, स्टील के ऊपर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले हम निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं? वैसे हमारे पास इसकी भी बात हो चुकी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम लास्ट पैराग्राफ जो मौजूद है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ। उसकी रीज़न ये है क्योंकि क्रोमियम स्टील के ऊपर डायरेक्टली एडहेयर नहीं होता, उसके साथ सही तरह चिपकता नहीं है, एक रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये कि अगर हम किसी तरीके से क्रोमियम को एडहेयर कर भी लें स्टील के सरफेस पे तो क्रोमियम जो है इसमें से मॉइस्चर पास हो सकती है। जब क्रोमियम में मॉइस्चर पास होगी वो स्टील तक पहुंच जाएगी, जब स्टील को मॉइस्चर पहुंच जाएगी तो हमारे पास वाटर वेपर्स भी उसको मिल जाएंगे, ऑक्सीजन भी मिल जाएगी उसको, तो दोबारा से स्टील की क्या हो जाएगी, कोरोजन स्टार्ट हो जाएगी। सो क्रोमियम से पहले हम उसके ऊपर निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लेते हैं ताकि हमारे पास क्रोमियम उसके साथ सही तरह पीरियड हेयर हो जाए और निकल में से फिर मॉइस्चर भी पास नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, हमारे पास एल्यूमिनियम है और रिएक्शन क्या गिवन है हमारे पास, इसके ऊपर हमारे पास 0 लिखा हुआ है और साथ हमारे पास Al+3 है, साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट कर रहा है। सो इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ऑक्सीडेशन कैसे हमने डिफाइन किया था, ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारी डिटेल से बात हुई थी कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा हो तो हम क्या कहते हैं, वो क्या चीज़ हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे ख्याल में इंक्रीज है, आप क्या कहते हैं, हमारे पास 0 से ये जा रहा है किस पे, +3 पे जा रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाए हम क्या कहते हैं, ये प्रोसेस कौन सा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाउ कैन यू प्रूव विद एन एग्जांपल दैट कन्वर्जन ऑफ एनायन टू एन एटम इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एनायन का एटम में कन्वर्ट होना ये कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कैसे आप प्रूव करेंगे? सपोज क्लोरीन आयन है आपके पास, जब हमारे पास क्लोरीन आयन इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस डोनेट करेगा मतलब वापस लूज करेगा, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब एनायन किस में कन्वर्ट हो गया, एटम में। आप कैसे प्रूफ करेंगे ये कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है? देखें यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या चीज़ है, -1 है। क्लोरीन में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चीज़ है, 0 है। तो हमारे पास हमने पहले भी बात की थी 0, इस तरफ हम जा रहे हैं तो -1 -2 मतलब डिक्रीज हो रहा है, इस तरफ हम जा रहे हैं +1 +2 मतलब कि इंक्रीज हो रहा है। अब -1 से किस पे आ गया, 0 पे आ गया, मतलब कि क्या चीज़ हो गया, इंक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना क्या चीज़ होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपल क्या चीज़ है, ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाई डज द एनोड कैरीज नेगेटिव चार्ज इन द गैल्वानिक सेल बट पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जस्टिफाई विद कमेंट्स। इसकी रीज़न ये है, कमेंट आपने क्या करना है कि गैल्वानिक सेल में एटम जो होता है एनोड के ऊपर, एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो गैल्वानिक सेल में एटम्स एनोड के पास जाके वहाँ पे डिस्चार्ज होता है, मींस के इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। तो जब एटम एनोड के पास जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन एनोड के पास जाके एनोड को इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट बनाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जब एनोड के पास जाते हैं तो जाहिर सी बात है एनोड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर? जबकि सेकंड क्या पूछ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करके एनोड को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देता है, इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11,
Where do the electrons flow from zinc electrode in the denyl cell? जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाते हैं? जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, कॉपर कैथोड की तरफ, और डेनाइल सेल में ये प्रोसेस होता है। जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होके बाय मींस ऑफ एक्सटर्नल वायर जो होता है सर्किट के ज़रिए, उसके ज़रिए जाते हैं कि इसके पास कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। वाई डू इलेक्ट्रोड्स गेट दियर नेम्स एनोड एंड कैथोड इन गैल्वेनिक सेल? इसलिए कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन होती है, इसलिए इनको एनोड और कैथोड का नाम दिया गया है गैल्वेनिक सेल में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स एट द एनोड इन अ गैल्वेनिक सेल? गैल्वेनिक सेल में कैथोड के ऊपर क्या चीज़ होता है? कैथोड के ऊपर गैल्वेनिक सेल में कॉपर आयंस जो होते हैं, कॉपर आयंस वो आ जाते हैं। कॉपर आयंस +2 हमारे पास, कैथोड के पास ये कॉपर आयंस आ जाते हैं, वहाँ पे लो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या चीज़ हमारे पास कॉपर एटम्स बन जाते हैं, डिपॉजिट होते जाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, विच सोल्यूशन इज यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन नेल्सन सेल? नेल्सन सेल में कौन से सोल्यूशन को यूज़ किया जाता है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को नेल्सन सेल में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नेम द बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द नेल्सन सेल? नेल्सन सेल में कौन से बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं? हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, ये दो चीज़ें बाय प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस होकर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती हैं। और उसके बाद हमारे पास है वाई इज़ गैल्वेनाइजिंग डन? गैल्वेनाइजिंग हम क्यों करते हैं? गैल्वेनाइजिंग हमारे पास जो प्रोसेस होता था जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, आयरन के ऊपर जिंक के थिन लेयर को चढ़ाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग कहते थे। और गैल्वेनाइजिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे पास बहुत एक आप कहते हैं कि प्रोटेक्टिव प्रोसेस है। इवन के आयरन के ऊपर अगर जिंक की कोटिंग टूट भी जाए तब भी आयरन की कोरोशन नहीं होती, इसलिए हम गैल्वेनाइजिंग का प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाई एन आयरन ग्रिल इज पेंटेड फ्रीक्वेंटली? आयरन को हम पेंट क्यों करते हैं? आयरन ग्रिल को वो इसलिए हम पेंट करते हैं क्योंकि पेंटिंग जो है वो मॉइस्चर वगैरह को प्रोटेक्ट करता है, मॉइस्चर वगैरह की प्रोटेक्शन की वजह से आयरन की कोरोशन नहीं होती। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाई इज़ O2 नेसेसरी फॉर रस्टिंग? रस्टिंग के लिए O2 नेसेसरी क्यों है? इसके लिए आपने रस्टिंग का प्रोसीजर सारा प्रोसेस देख लेना है, क्योंकि हमने उसमें वहाँ पे कंडीशंस को डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन और वाटर के वेपर्स रस्टिंग के लिए बहुत बेसिक कंडीशंस हैं। ठीक है, और क्यों बेसिक कंडीशंस है आपने वहाँ से डिटेल में देख लेना, हमारी बहुत डिटेल से इस पर लेक्चर हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है in electroplating of chromium which salt is used as an electrolyte? क्रोमियम के इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा सॉल्ट यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे? क्रोमियम सल्फेट को यूज़ किया जाता है, जिसका फार्मूला है Cr2SO4 ये हमारे पास क्रोमियम सल्फेट जो है इस सॉल्ट को यूज़ किया जाता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, राइट द रेडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। पेज नंबर 131 पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में देख लेना है कि कौन सा रेडॉक्स रिएक्शंस होते रहते हैं, और बहुत डिटेल से हमारा लेक्चर भी मौजूद है, आपने देख लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर में फ्रॉम वेयर सिल्वर आयंस कम एंड वेयर दे डिपॉजिट? सिल्वर आयंस कहाँ से आते हैं और कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं? ये बेसिक प्रिंसिपल भी है कि जो एटम आपने मतलब जो चीज़ आपने डिपॉजिट करना है उसको आपने एज एन एनोड यूज़ करना है। तो सिल्वर आयंस कहाँ से आते हैं? एनोड डिज़ोल्व होता रहता है और कहाँ पे जाता है? जिस चीज़ के ऊपर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वहाँ पे जाके सिल्वर आयंस डिपॉजिट होते रहते हैं। पेज नंबर 130 और 131 पे आपने ये देख भी लेना है, बहुत डिटेल से लेक्चर भी हो चुका है। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारा है, What is the nature of electrode used in electrolyting of chromium? क्रोमियम की जो हम इलेक्ट्रोलाइटिंग जब करते हैं उसमें इलेक्ट्रोड की नेचर क्या है? हमारे पास एनोड जो होता है वो एंटीमोनियल लेड से बना होता है, और बाकी आपने देख लेना है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम का जो लेक्चर है पेज नंबर 131 पे, वहाँ पे सारी बात डिटेल से हमारी हो भी चुकी है और बुक में पेज नंबर 131 पे मौजूद है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है उसको हम सॉल्व करते हैं,
और उसको मैं आप बताता जाता हूँ कि हमारे लेक्चर भी इस पर ऑलरेडी बहुत डिटेल में हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करवा के पेज नंबर बताना चाहता हूँ। और इसके बाद हमारा जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट, पेज नंबर 171, इस पे ये टॉपिक मौजूद है और बहुत डिटेल से लेक्चर भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है ऑक्सीडेशन नंबर्स हमने जो फाइंड करने अंडरलाइन एलिमेंट्स के। सो ये क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट बिल्कुल इसके लास्ट में करते हैं। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ कैन अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बी कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डिस्कस इन डिटेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, बहुत डिटेल से लेक्चर हमारा तैयार हो चुका है, बहुत डिटेल से भी बात हो चुकी है। इसके अलावा पेज नंबर 121 और 122 पे भी ये टॉपिक मौजूद है, आपने बुक भी देख लेनी है, साथ साथ आपने लेक्चर को भी सुन लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये भी हो चुका है और पेज नंबर 121 पे इसका आंसर भी मौजूद है। आप सोचते होंगे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस पे डिटेल से लेक्चर हो चुका है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरा चैप्टर हमारा बहुत डिटेल से डिस्कस हो चुका है। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको सिर्फ पेज नंबर मेंशन करवाना है और मैंने सिर्फ आपको याद दिलाना है कि लेक्चर हो चुका है, वो आपने देख लेना है वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ सेल इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। आपने उस सेल के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को डिस्कस करना है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वो कौन सा सेल है, वो गैल्वानिक सेल है और गैल्वानिक सेल में डेनियल सेल है आपके पास, ठीक हो गई बात। गैल्वानिक सेल में आपने डेनियल सेल को डिटेल से हमारा लेक्चर है वो भी आपने देख लेना है, आपने सुन लेना है, साथ साथ इसका पेज नंबर 123 और 124 पे इसका आंसर भी मौजूद है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ कैन वी प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन कमर्शियल स्केल। नेल्सन सेल की बात हो रही है, नेल्सन सेल भी हमने डिटेल से डिस्कस किया है, पेज नंबर 126 127 पे इसका आंसर भी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पास है, डिस्कस द रेडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द रस्टिंग ऑफ आयरन इन डिटेल। रस्टिंग ऑफ आयरन हम बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं, रस्टिंग को हमने डिफाइन भी किया था, हमने कोरोजन को भी डिफाइन किया है, हमने इसके प्रिंसिपल को भी लिखा है, हमने इसकी कंडीशंस को भी लिखा है, हमने इसके प्रोसीजर को भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और पेज नंबर 128 पे ये मौजूद भी है टॉपिक बुक में। नेक्स्ट, वाई गैल्वनाइजिंग इज कंसीडर्ड बेटर देन दैट ऑफ टिन प्लेटिंग। गैल्वनाइजिंग को टिन प्लेटिंग से बेटर क्यों कंसीडर किया जाता है, पेज नंबर 129 पे इसका आंसर भी मौजूद है, लेक्चर भी हो चुका है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब हम आयरन के ऊपर जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, गैल्वनाइजिंग कहते हैं। आयरन के ऊपर हम टिन की भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, लेकिन गैल्वनाइजिंग टिन की प्लेटिंग से बेहतर क्यों है, वो इसलिए कि जिंक की प्लेटिंग अगर टूट भी जाए तब भी आयरन की कोरोजन नहीं होती, वो इतना प्रोटेक्टिव होता है, जबकि अगर टिन की प्लेटिंग टूट जाए तो आयरन फिर से कोरोड होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे पास जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग या गैल्वनाइजिंग इज बेटर देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन ऑन स्टील। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को आपने डिफाइन करना है, पेज नंबर 130 पे मौजूद है, लेक्चर भी हो चुका है। राइट डाउन प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसीजर को भी आपने डिस्कस करना है कि प्रोसीजर इसका कैसे होता है, ठीक। इसके बाद व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रिंसिपल क्या है, उसी पेज नंबर 130 पे मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिफाइन किया गया है, उसके बाद इसके प्रिंसिपल दी गई है और तीसरे नंबर पे आपको प्रोसीजर भी गिवन है। ये तीनों चीज़ें आपने देख लेनी है पेज नंबर 130 से। नेक्स्ट, हाउ इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम कैरिड आउट। ये बहुत डिटेल से हमारी बात हो चुकी है क्रोमियम के इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे, तकरीबन 20-25 मिनट का लेक्चर हो चुका है इस पे, पेज नंबर 131 पे मौजूद भी है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बात की थी कि क्वेश्चन नंबर 2 को हम बाद में सॉल्व करेंगे, सो हमने इसको सॉल्व करना है और हमने अंडरलाइन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास सोडियम Na2 हमारे पास मौजूद है, सोडियम सल्फेट है हमारे पास, Na2SO4। इसमें हमने किसके ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करना है, सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। बात क्लियर। इसके लिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे, देखिए हमारे पास सोडियम कितने हैं, 2, इसको आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे एक आपको पहला ऐसे करवा देता हूँ डिटेल में, फिर बाद में मैं डायरेक्ट स्टेप करूँगा, ठीक। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर, O मीन्स ऑक्सीडेशन, N मीन्स नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
सोडियम, ये आपने लिख लेना है। फिर आपने साइन डाल देना है बीच में। फिर आपने लिख लेना है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र, चूँकि इसका हमने कैलकुलेट करना है, सो हमारे पास ये ऐसे लिख दिया आप। उसके बाद आपने लिख देना है 4, सल्फर हमारे पास 1 है इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा, ऑक्सीजन हमारे पास 4 है इसलिए हमारे पास ये ब्रैकेट से बाहर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन आपने लिख लेना है। ठीक हो गया, इस तरह आपने लिख लेना है। अब आप देखें हमारे पास ये 2 है और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम जो होता है हमारे पास हमेशा +1 होता है। साथ आपने सल्फर को ऐसे ही प्लस कर देना, ये आपने इक्वल करना है 0 के, सॉरी मैं भूल गया था। प्लस आपके पास 4 आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमेशा -2 है। 2 + 1 हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाता है +2 बन जाएगा। साथ आपके पास सल्फर ऐसी आ जाएगा और +4 × 2 = 8, ये हमारे पास -8 आ जाएगा। अगेन ये आपके पास 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास क्या चीज़ बनेगा, 2 + सल्फर प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, ये हमारे पास माइनस बन जाएगा, -8 बन जाएगा, 0 के अगेन इक्वल। -8 + 2 ये हमारे पास क्या आता है, -6 आता है, मतलब कि सल्फर -6, अगेन आपके पास 0। जब आपके पास -6 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे, जब राइट हैंड साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये +6 बन जाएगा। सो सोडियम सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चीज़ है, ये आपके पास +6 है। ठीक, सेकंड हमारे पास क्या चीज़ दिया हुआ है, सेकंड हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है। सिल्वर नाइट्रेट में हमने नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अगेन वैसे ही लिख लेना है AgNO3 सॉरी सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मैंने कहा था मैंने एक डायरेक्ट स्टेप करना है। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर हमारे पास हमेशा कितना होता है, +1 होता है। नाइट्रोजन का चूंकि हमने फाइंड करना है और साथ हमारे पास ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन आपने ऐसे लगा देने हैं और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, हमेशा -2 होता है। आपने 0 के इक्वल कर देना है। हमारे पास ये +1 बन जाएगा, प्लस को ना लिखें आप, या लिखना चाहते हैं तो लिख लें। हमारे पास नाइट्रोजन प्लस आपके पास 3 × 2 = 6, ये -6 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास 1 मिनट में एक कन्फ्यूजन है वो मैं दूर कर लूँ, फिर जो है ना इंशाल्लाह इसमें हाँ ठीक हो गया। हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास 1 + नाइट्रोजन और प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, -6 हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। +1 -6 ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -5 हो जाएगा। अगेन आपके पास 0 के इक्वल। नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस, राइट हैंड साइड पे जब आएगा, मैथ्स के रूल का पता होगा आपको, ये +5 हो जाएगा। सो सिल्वर नाइट्रेट में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या चीज़ है, वो है +5। क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या चीज़ गिवन है, नेक्स्ट हमें गिवन है पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट में हमने मैंगानीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमने फाइंड करना है। ठीक, KMnO4। ठीक, इसमें आप कैसे करेंगे, पोटाशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस मैंगानीज का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पोटाशियम का कितना होता है, +1 होता है। मैंगानीज का तो हमने फाइंड करना है, 4 ऑक्सीजन हमारे पास, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। 0 के आपने इक्वल कर देना है। सो +1 हमारे पास प्लस मैंगानीज और आपके पास 4 × 2 = 8, -8 हो जाएंगे। अगेन 0 आपके पास, ये अगेन +1 प्लस मैंगानीज आपके पास प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, ये हमारे पास -8 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0 आपके पास बन गया। तो अगेन +1 -8 ये कितना बनता है, मैंगानीज -7 बन जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 0। -7 है, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। सो पोटाशियम परमैंगनेट में मैंगानीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +7 है। ठीक, नेक्स्ट हमें गिवन है पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इसमें हमने क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमने फाइंड करना है। ठीक, सो हमारे पास K2Cr2O7, पोटाशियम 2 है हमारे पास, क्रोमियम भी हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 7 ऑक्सीजन है। एक पोटाशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 होता है। क्रोमियम का हमने फाइंड करना है, 7 ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। 2 × 1 = 2 हमारे पास +2 हो जाएगा।
2 क्रोमियम हमारे पास ऐसे ही आ जाएंगे, साथ हमारे पास 7 2 -14 हो जाएगा। क्लियर। हमारे पास 12 सॉरी ये हमारे पास 2 है, +2 हमारे पास क्रोमियम एंड अगेन प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, -14 हो जाएगा और आपने 0 के इक्वल इसको करते रहना है। तो +2 -14 इसका आंसर हमारे पास क्या चीज़ आता है, 2 क्रोमियम -12, +2 -14 इसका आंसर आता है -12। 0 के इक्वल आप कर दें, या 2 क्रोमियम इज इक्वल टू आपके पास -12 क्या बन जाएगा, +12 बन जाएगा। 2 क्रोमियम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 12 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, +12 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 2 6 12। तो क्रोमियम का हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चीज़ है, +6 है, किस में, पोटाशियम डाइक्रोमेट में, सॉरी। ठीक। लास्ट वन हमारा है HNO2। HNO2 में हमने किसको फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट को। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नाइट्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हमने फाइंड किसका करना है, हमने फाइंड करना है नाइट्रोजन का। हाइड्रोजन हमेशा +1 देता है, प्लस नाइट्रोजन प्लस आपके पास 2 और ऑक्सीजन का हमारे पास -2 हो जाएगा। ये आपके पास +1 हो गया, प्लस नाइट्रोजन हो गया आपके पास, और +2 2 4 -4 हो जाएगा। तो +1 प्लस नाइट्रोजन और प्लस मल्टीप्लाइड बाई -4, और अगेन आपके पास ये 0 के इक्वल हो गया। +1 -4 कितना बन जाएगा हमारे पास, नाइट्रोजन -3 बन जाएगा। +1 -4 का आंसर क्या आता है, -3 आता है। 0 के इक्वल -3 राइट हैंड साइड पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो HNO2 में नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या देता है, +3 देता है। सो स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व किया है। MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस।